अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सैलाबी इमरजेंसी की सूरत हाल है। आवाम अपने नुमाइंदों की मदद की तलबगार है, मगर अफसोस सियासी मैदान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने ही इख्तिलाफात में इस हद तक फंस चुकी है कि हुकूमत को प्रेशर में लाना तो एक तरफ, अवामी इश्यूज पर भी ग्राउंड में मौजूद नजर नहीं आ रही। एक तरफ पार्टी की अंदरूनी धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई है, जिसमें सोशल मीडिया टीम के अहम हिस्से मुसलसल अली अमीन गंडापुर और सनम जावेद पर तनकीद करते दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ तंजीमी सतह पर भी बदएतमादी और इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। कल अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक के दौरान सहाफ़ी तैयब बलोच पर हमला और नईम हैदर पंचोता के साथ पेश आने वाला झगड़ा न सिर्फ पार्टी की अंदरूनी कमजोरियों को अयां करता है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला साजी का अमल गैर वाज़ेह और गैर मौसर हो चुका है। यही सियासी कमजोरी पार्टी की जारी तहरीक को मुतासिर कर रही है, जो पहले ही रियासती दबाव और कानूनी रुकावटों का सामना कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सारी सूरत हाल के पीछे हिकमत अमली क्या है? क्या ये कुदरती तकसीम है या फिर इमरान खान को सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर निकालने की कोई बाकायदा मनसूबाबंदी? खान के खिलाफ कानूनी केसेस, उनकी जमात की तंजीमी कमजोरियां और मीडिया पर मनफी बयानियां बैक वक्त ये जाहिर करते हैं कि उनकी सियासत को न सिर्फ महदूद किया जा रहा है, बल्कि मुतबादल क़ियादत को आगे लाने की कोशिश भी जारी है। ये अमल न सिर्फ इमरान खान की सियासत बल्कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जमहूरी सिमत पर भी गहरे सवालात उठा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ पंचोता। नईम, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। नईम, कल के वाक़े पर तो आगे बात करते हैं, मगर पहला सवाल ये है कि एक तरफ पूरा पंजाब सैलाब से दो चार है, अवाम बेघर व बेआसरा है। ऐसे में अपोजिशन अवाम की आवाज़ बनने के और हुकूमत को अवामी मामलात पर निशानदेही करने के बजाय अपनी जमात के अंदर की लड़ाइयों और धड़ेबंदी में मसरूफ़ है। क्या वजह है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। कोई लड़ाई नहीं है जी, आपस में कोई धड़ाबंदी नहीं है। इमरान खान के पीछे सारे मुतहद हैं। अगर किसी का किसी एक शख्स के साथ इख्तलाफ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो टूट चुकी है। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और तमाम लोग उनके साथ जुड़ के खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस सैलाब वाले मामले के अंदर जितनी आवाज हम उठा रहे हैं, आपको पता है कि हमारे तो अपोजिशन लीडरान को ही सजा दे के झूठे मुकदमात में वो जो है दे के फारग किया गया है कि वो उसका हिस्सा ना बन सकें। और ये जो छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दस जो हमारे लोगों पर मुकदमात हैं, वो सारी सूरत हाल के बावजूद हम जो है, हमारे लोग सड़कों पर हैं, हमारे लोग लोगों के दरमियान मौजूद हैं, और वो जाकर टिकटॉक या उस चीज को नहीं प्रेफर करते कि झूठी वीडियोस बनाकर एक बंदे को 2 दफा रेस्क्यू कर लें, या किसी स्कूल के अंदर इतवार वाले दिन एक बच्चे को खड़ा करके वीडियो बनाकर पोस्ट कर दें। बल्कि तमाम लोग जो हैं वो हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बंदा, कि ये पाकिस्तान के जो है वो लोग हैं और इनके साथ हमदर्दी करनी है, इनके साथ इनकी मदद करनी है। ये मुश्किल की घड़ी है और इस घड़ी में इनका साथ देना है। हम तो साथ दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने फंड्स भी लेने हैं बाहर से, जाती उम्र लगाने हैं। उन फंड्स का कोई ऑडिट नहीं होगा, और सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी तस्वीरें, वीडियोस दिखाकर बाहर से बटोरेंगे। हकीकी मायनों में लोगों तक वो इमदाद फराम नहीं होगी। इससे पहले भी नहीं हुई। झूठे एक फिगर्स दिए जा रहे हैं। भाई, आपने कैसे 4000 गाँव को रेस्क्यू आपने कर लिया? आपने कैसे जो है वो 4 मिलियन के करीब लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया? आपने कैसे उन तक खाना फराम कर दिया? कोई एक वीडियो दिखा दें जहां पर 4 लाख लोगों को आपने इमदाद फराम की हो। कोई ऐसी बात नहीं है। सारी सिर्फ एक पेपर के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो नहीं ये बात इस तरफ आप साबित कर सकते कि आप बड़े लोगों के साथ मौजूद हैं। इन सारी चीजों की निशानदेही के लिए, इन सारे मसाइल को उजागर करने के लिए पार्लियामेंट का जो फ्लोर है उस पे रहे, फिर आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस भी छोड़ने को तैयार हैं। इज इट अ वाइज डिसीजन? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल मौजूद हैं। हम कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ रहे। हम जो है वो हर जगह पर मौजूद हैं। जहां बात है असूल की कि एक बंदे को आपने झूठे मुकदमात में सजा दी है और वहां आपने अपना नुमाइंदा लेकर आना है, तो हम उस सजा को कैसे लिजिटिमेट करार दें, उस प्रोसेस का हिस्सा बन के, जहां पहले ही पता है कि आपके हक में फैसला आएगा, जहां पहले ही पता है कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला आएगा पीटीआई के हक में, वो नहीं अमल होगा, और जब किसी और जमात के हक में आएगा जिसको वोट भी नहीं पड़ा, तो वो फौरी अमल भी हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने
बड़ा एहसास करते हुए कि ये लोग जो हैं इनको हम कदर की निगाह से देखते हैं कि हमारे साथ खड़े रहे, इनको झूठी सजाएं दी गई हैं, तो हम ये इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लेके जाहिर करेंगे कि हम इनके साथ हैं और इनको सजाएं जो हैं वो झूठी दी गई हैं। बट देन बाकी कमेटियों से उन्होंने इस्तीफों की बात की थी, नेशनल असेंबली की हद तक, सेनेट और पंजाब की हद तक आने वाले दिनों के अंदर वो कोई फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लेकिन कहा अभी था आप कि ये लोग पहला वहां से फेज तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल है। ठीक है। और नहीं पंजाब के अंदर हम जिमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जो हमाद अजहर की हद तक है जी। जी जी जी। अच्छा, अभी 2 रोज कबल पूरा सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई आप कह रहे थे ना मुत्तहिद है, वो पब्लिकली देख रहा था, हम देख रहे हैं किस तरह से आपकी जमात का एक बड़ा एक्टिव ग्रुप अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुहिम चला रहा था। उसमें आपकी जमात की खवातीन भी से लेकर ओहदेदार तक सब पर ज़ाती नोयत के अटैक्स हो रहे थे, इल्ज़ामात लगे। क्या ऐसे आप लोग एक मुत्तहिद तहरीक चलाएंगे? फिर किस तरह से इमरान खान साहब को रिहाई दिलाएंगे? आप लोगों का तो मिशन और जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी बड़ा है। डोंट यू थिंक कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, जो सोशल मीडिया पे जो सब चल रहा है, दिस इज गोइंग इनटू द वेरी बैड ऑप्टिक्स, आपकी तहरीक के लिए भी बड़ा डैमेजिंग है। देखिए शजिया, आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, सवाल किया है, क्योंकि आप जो सवाल करती हैं वो लोगों के ऐसे सवालात होते हैं जहाँ लोगों के माइंड जो है वो क्लियर करना बड़े ज़रूरी हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर सेनेट के टिकटों की बात आई ना, तो लोगों ने उस पे खुल के तनकीद की। उन्होंने कहा जी कि हम इन टिकटों को नहीं मानते, ये गलत टिकट दिए गए हैं, ये फैसला गलत है। उन्होंने तनकीद की। वहाँ बताया गया कि इस तरह से फैसला हुआ, मुशावरत से फैसला हुआ और ये रीजंस हैं। लेकिन देखिए, हमारा वर्कर जो है वो सवाल करता है। आपने कहीं देखा कि ये पीएमएलएन के जितने टिकट्स दिए गए, जितनी सीटें बांटी गई, किसी एक ने सवाल किया? मैं नाम नहीं लेना चाहता, नून लीग की एक रहनुमा थी, वो प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ बैठी हुई थी। तो आपका जब वर्कर ऑफियर सारा सवाल कर मामला रहा है हुआ ना, तो उन्होंने आपका कहा वर्कर कि सवाल कर रहा है कि भाई बानी पीटीआई अभी तक जेल में क्यों है, उनकी रिहाई के लिए क्या किया जा रहा है, तहरीक की जो बात उन्होंने की है वो कहाँ पे पहुंची है, क्या आप लोग सड़कों पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिस मोमेंटम की वो बात कर रहे हैं आपके बानी पीटीआई, आपका वर्कर इस तरह के सवालात कर रहा है ना, उनको किस तरह सेटिस्फाई करेंगे? मैं एक उसका जुमला कंप्लीट कर रहा हूँ। तो नून लीग की उस रहनुमा ने ये कहा कि जितनी खवातीन इस वक्त असम्बली के अंदर ये मखसूस नशस्तों पर लाई गई हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो उनकी जाती घर के अंदर मुलाजमा, उनकी नौकरानी, उनको उठाकर असम्बली के अंदर, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको कोई मेरिट के ऊपर नहीं लाया गया, तो इस तरह से उधर लोगों को लाया गया। कहीं आपने देखा कि वहां कोई बात हुई? हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, लोग बात करते हैं, तनकीद करते हैं। नंबर 2, इमरान खान साहब की रिहाई जो है, देखें ये एक जद्दोजहद का नाम है। इमरान खान साहब जेल में ही ना जाते अगर वो स्टैंड ना लेते, इमरान खान को गोली ना लगती अगर वो स्टैंड लेते, तो हम एक ऐसे माहौल के अंदर हैं जहां पर कानून नहीं है। अच्छा, अब कल के ज़रा वाक़े पे आते हैं। बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन रहा कल सारा दिन, बहुत सी बातें और मौक़िफ़ भी सामने आ चुके हैं, मगर सीधा सा सवाल है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, आई बिलीव के सख्त सवाल करना हमारा राइट है, लेकिन उस सवाल को भी बड़े महज़ब तरीके से करना चाहिए, उस तरह की हमें भी एज ए जर्नलिस्ट ख्याल करना चाहिए। लेकिन मुझे आपसे ये बता दें कि इज़ इट जस्टिफाइबल कि बिल फ़र्ज़ अगर तैयब बलोच के कंडक्ट पर सवाल उठाया भी गया तो उनको अब्यूज़ करना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या ये जस्टिफाइबल है? देखिए, आर्टिकल 14 जो है ना, वो आपको डिग्निटी का, आपकी प्राइवेसी का, आपके जो है वो ज़ात की हद तक जो है आपको प्रोटेक्शन देता है। जब आप किसी की प्राइवेसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, किसी को हरासा करते हैं, तो कोई किस हद तक आगे से खामोश रह सकता है? मैंने ज़रूर गाली निकाली, आपके सामने वो वीडियो भी आई, लेकिन किसी जगह पर ना अलीमा खान ने, ना मैंने कहा कि आप इसके ऊपर जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाएं, इसको मारें पीटें। अगर उसको मारना पीटना होता या कोई इस तरह लेकिन का गाली देना, अब्यूज करना भी तो जस्टिफाई नहीं था ना, उसका मजम्मत करते हैं आप। कल जो हुआ, जो कुछ हुआ, बाद फिर होता है, बाद में मार देते। या जिस तरह वो इमरान खान साहब के बारे में अलकाबात बोलता रहा, अपनी उसकी आईडी जरा खोलिए, जहां पर वो खंजीर तक तो कहता रहा इमरान खान साहब को। तो ऐसे लोगों को कैसे आप जस्टिफाई करें? ये सहाफत के नाम के ऊपर धब्बा है, पूरी सहाफती बरादरी को ये बदनाम करने वाले लोग हैं, और ये एक एजेंडे के तहत होते हैं। ये जहां तक मुझे मालूमात है, ये आईबी का मुलाजिम है और एक थोड़े पैसों के ऊपर इसको जो है वो मुलाजिम पर रखा गया। और ठीक है, आपने देखिए उन्होंने अब्यूज किया, गलत किया, आपने अब्यूज किया, ठीक है, लेकिन ये तशद्दुद करना, हाथापाई, ये जो है आप इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। यही सदा है कि ऐसे लोगों को अपनी जो है वो उस कैटेगरी से निकालें, उनको एक्सपोज करें, एक कमीशन बनाएं, मुझे भी बुलाएं,
उसको भी बुलाएं और बाकी भी जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनको बुलाएं। लेकिन वो सारी तंजीमें तो उनके हक में खड़ी है ना, वो बाइकआउट कर रही हैं ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जहां आपको मीडिया की ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इस तरह के अगर आपको लगता भी है कि कोई ना कोई ये फैब्रिकेटेड है या कोई प्लांटेड था, तो इवन देन इसको इस तरह से डोंट यू थिंक कि मिस हैंडल किया गया है, जो कि आपके लिए ही मेरे ख्याल से नुकसानदेह साबित हुआ है। नहीं देखें, अलीमा आपा ने उसके सवालों के जवाब दिए, जो उसने पूछा उसने दिए, उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है अब आगे बढ़िए। और फिर भी जबरदस्ती जी आप पैसे लेकर, आप फंड खा के आपने प्रॉपर्टियां बाहर बनाई हैं। भाई कहां पर ऐसा कोई मुकदमा है? किसने इल्जाम लगाया? हमने तो पहले नहीं सुना कि किसी ने कहा कि उन्होंने शौकत खानम का पैसा जो है, बेसिकली ये शौकत खानम एक इतना अच्छा इदारा, उसको पोलिटिसाइज, उसको टारगेट करने के लिए और इमरान खान का पैगाम बाहर ना आए उसके लिए इनको भिजवाया गया। अच्छा, जब आप सवाल पूछते हैं तो एक लिमिट होती है ना। आपने सवाल किया, अगला बंदा जवाब दे दिया, उसके बाद आप जबरदस्ती तो उसके ऊपर नहीं चढ़ाई कर सकते। उनको जिस तरह हिरासा करके उनको गाड़ी में बिठाया गया, अंडे तक वहां पर मारे गए। वो अंडे वाली लड़कियां किधर हैं? उनके ऊपर पर्चा क्यों नहीं दर्ज हुआ? वो भी काबिले वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी के मुज़म्मत वाकया था वो भी। तो उस वक्त भी ये इश्ताल देने के लिए खास तौर पर एक एजेंडे के तहत आए थे ताकि कारकुनों को इश्ताल है। अब आप किसी उनके लीडर की बहन को, जो एक बुजुर्ग खातून है, उनको गलत अलकाबाज से पुकारेंगे, उनके कहेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, आप कौन होती हैं, तो डेफिनेटली आगे से वो भी बदतमीजी करेंगे। तो जब वो बदतमीजी करेंगे, आप उनके साथ बदकलामी करेंगे, वो आपके साथ करेंगे। तो डेफिनेटली आपने जो सोशल मीडिया फिजिकल होना फिर भी फिजिकल नहीं होना चाहिए था। ये चीज और तरीके से हैंडल हो सकती थी। अगर वो इस तरह के इल्जामात लगा भी रहे थे तो और भी रास्ते थे, रास्ता कर रहे थे, सू कर लेते, कुछ इनको कहते कोर्ट में जाके प्रूव करें जो भी इल्जामात हैं। लेकिन आप फिर भी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इसकी मजम्मत करते हैं इस तशद्दुद की, फिजिकल होना। देखें, कोई मुझे गाली निकालेगा ना तो मैं तो कोई नहीं चुप रहने वाला। मैं कोई इतना बेगैरत नहीं हूँ कि हमारी माँ या बहन को गाली निकाले तो मैं उसे गाली ना निकालूं। हमने किसी ने नहीं कहा कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाएं। इस क्राउड को ये साफी है ही नहीं, ये उस साफत के रूप में बना हुआ है साफी। इसको फारिग करना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि इसने आकर साफती असूलों की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। बाकी हम किसी जगह पर भी, हमारी जमात ने आज तक किसी तशद्दुद को, किसी को मारने पीटने को सपोर्ट नहीं किया। ना मैं सपोर्ट करता हूँ, ना अलीमा आपा ने सपोर्ट किया, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मारने पीटने को सपोर्ट करता है। तो इनको कहें कि इस काली भेड़ को निकालें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता हमारे साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन सैलाबी बहरान से दुचार है, जिसने न सिर्फ लाखों खानदानों को मुतासर किया है बल्कि मुल्क की मईशत बिलखसूस ज़राई शोबे को हिला कर रख दिया है। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज के किनारों पर आने वाले तूफानी रेलों ने वस्ता और जनूबी पंजाब में फसलों को तबाह कर दिया है। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक सिर्फ पंजाब में चावल की फसल का तकरीबन 60%, कपास का 35% और गन्ने का 30% जाया हो चुका है। इसके साथ साथ लाखों मवेशी भी हलाक और बह गए हैं, जिससे दूध और गोश्त की पैदावार में शदीद कमी आएगी। ज़राई मईशत को पहुंचने वाले ये जख्म बरह रास्त कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा खतरा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आइंदा सीजन में पंजाब में गंदम की पैदावार में कम अज कम 25% कमी आएगी। कपास की मजमूई पैदावार में मजीद 40% कमी के खदशात हैं, जबकि चावल की फसल तकरीबन निस्फ तक सुकड़ सकती है। ये सूरत हाल सिर्फ किसानों या देही इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि बरह रास्त आम शहरी की जिंदगी को मुतासिर करेगी। गंदम और चावल की कमी रोटी और चावल की कीमतों में इजाफा करेगी। कपास की कमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बुरहान में धकेल देगी और गन्ने की कम पैदावार और चीनी की किल्लत और महंगाई को बढ़ाएगी। दूसरी जानिब मवेशियों के बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद दूध और गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने सूरत हाल को ज़राई इमरजेंसी करार देते हुए वाज़ेह किया है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो ये बहरान एक तवील इंसानी और माशी अलमिया में बदल जाएगा। पाकिस्तान का GDP ग्रोथ जो पहले 3.4% थी, जो कि वैसे ही कम है, वो इस नुकसान के बाद 3.2 हो चुकी है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान की मईशत पर भारी बोझ डालेंगे, जिसका इब्तदाई नुकसान 409 अरब रुपए या 1.4 अरब डॉलर का तखमीना है, जो कि मुल्की GDP का 0.33% बनता है। इस सैलाब से सबसे ज्यादा
ज़राई शोबे को नुकसान पहुंचेगा, जिसका तखमीना 302 अरब रुपए या 1 अरब डॉलर है। तकरीबन 13 लाख एकड़ जमीन डूब चुकी है। ये तबाही वाज़ेह पैगाम देती है कि पाकिस्तान को सैलाब से बचाओ, पानी के जखीरे और ज़राई पॉलिसियों को असर नौ तश्कील के बगैर ना तो अपनी मईशत को सहारा दिया जा सकता है और ना ही ग़ज़ाई खुद कफालत मुमकिन है। अगर हुकूमती सतह पर बर वक्त और मरबूत इक़दाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में ग़ज़ाई किल्लत और महंगाई आवाम के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाएगी। मुल्क में आने वाले ज़राई बहरान से बचने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़राई ज़मीन क्या दोबारा काश्तकारी के काबिल रहेगी? किसान के पास अब सैलाब की तबाहकारियों के बाद क्या ऑप्शंस बचे हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब। लेकिन इससे कबल हम चलते हैं मुल्तान में अपने नुमाइंदे यासिर मजीद की जानिब, जो हमें मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की हालिया सूरत हाल से आगाह करेंगे। यासिर, बताएं मुल्तान और गिरदोनवा की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, इस वक्त मैं शेर शाह के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी पानी गुज़िश्ता कई रोज़ से मौजूद है और इस पानी की वजह से मुल्तान शहर, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला और साथ में मुजफ्फरगढ़ के इलाकों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा बड़ा सैलाबी रेला अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मुल्तान पहुंचने वाला है, जो 5.5 लाख क्यूसेक पर मुश्तमिल होगा और पहले से ही पानी जो बंद है उनके अंदर मौजूद है। मैं यहाँ की सूरत हाल एक मरतबा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे राइट साइड पे ये शेर शाह फ्लड बंद नज़र आ रहा है, जिसके पीछे पानी है और उसके पीछे बागात और काफ़ी सारे घर हैं। तकरीबन हज़ारों की तादाद में घर इन बंदों के अंदर मौजूद है। यही सूरत हाल हेड मोहम्मद वाला पर भी है। अगर इस फ्लड बंद को नहीं तोड़ा जाता तो ये जो बंद है ये इस पानी की मुसलसल मौजूदगी की वजह से बाज़ जगहों से कमज़ोर हो रहा है। अगर अगले 8 से 10 रोज़ तक ये पानी मौजूद रहता है, क्योंकि दूसरा रेला भी आ रहा है, तो फ्लड बंद किसी भी जगह से टूट सकता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं रहेगा और शहर को भी नुकसान का खदशा है। इस वक्त मुल्तान ज़िला के मुख्तलिफ़ इलाके, जिनमें हेड मोहम्मद वाला, शेर शाह, शुजाबाद, जलालपुर पीर वाला ज़्यादा अफेक्ट है, क्योंकि दूसरी साइड से दरिया सतलुज का पानी है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुस्तकिल चल रहा है। हज़ारों अफराद को इस वक्त तक जलालपुर पीरवाला से निकाला जा चुका है, जबकि जो पानी है वो जलालपुर पीरवाला के शहर से 100 मीटर दूर जो फ्लड बंद है वहाँ तक पहुँच चुका है। वो फ्लड बंद जो है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। अगले 48 घंटे हाई अलर्ट है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला, इन तमाम इलाकों के लिए तेज़ी के साथ पानी यहाँ पर मुल्तान पहुँच रहा है। 5.5 लाख क्यूसेक जो हटलीमू से खारिज हुआ है, इसके साथ साथ 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी दरिया रावी का भी है, जो शामिल होकर यहाँ मुल्तान में पहुँचेगा। तो अगले जो 2 से 3 रोज़ हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने के इंतज़ामिया फील्ड के अंदर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और लोगों को सैलाबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया यासिर मजीद। हमारे नुमाइंदे मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे वहाँ की सिचुएशन की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब। आपको वेलकम करते हैं स्लो राउंड अप में। बुखारी साहब, पंजाब और सिंध में चावल, कपास, गन्ने और गंदम की फसलों का जो नुकसान बताया जा रहा है वो तो ये साबित कर रहा है कि शायद आइंदा साल हम तमाम अशिया निस्फ क्वांटिटी या हाफ क्वांटिटी में पैदा करेंगे। आप बताएंगे कि किसान का फसलों का कितने % नुकसान हुआ है और इससे ग़ज़ाई अजनास का सालाना पैदावार में कितनी कमी आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया शिजिया आपका और सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये तो एक क़यामत सुगरा है जो बर्पा हुई है और आपने देखा कि पलक झपकते ही जो हंसते बसते घर थे वो तबाह बर्बाद हो गए और वो हरी भरी जो फसलें हैं वो मिलिया मेट हो गई। अब ये जो आपने जितनी सूरत हाल ये बयान की है, मैं कहता हूं कि ये इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हुकूमत बर वक्त इक़दामात करेगी तो इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। अभी तक तो आपने देखा कि रेस्क्यू, रिलीफ और फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन की बारी आएगी। अभी तो हम रेस्क्यू और रिलीफ के अंदर ही फंसे हुए हैं और उसके अंदर भी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती है।
मैं मादर से कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारी पाक फौज कर रही है, हमें उनका जो है वो एहतराम है, हमें रेस्क्यू 1122, लेकिन वो इतने उस महदूद पैमाने के ऊपर है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप पीडीएम में हैं या दीगर जो इदारे हैं उनके पास अब कश्तियां नहीं है, उनके पास जो इक्विपमेंट नहीं है। इवन के जब वज़ीर-ए-आला साहिबा कश्ती के अंदर बैठी थी और उनका ट्वीट आया था तो उन्होंने वो ये बात कही कि इसके अंदर ये खराबी है, स्पीकर ठीक नहीं है, इसके अंदर रेस्क्यू जैकेट्स ठीक नहीं है, इसमें और दीगर बातें भी बताई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाखबर नहीं रहते। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, ये मुझे बताइए कि सैलाबी रेलों से जो मुतासरा इलाकों में ज़राई ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो कितने अरसे में बहाल हो सकती है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बाज़ इलाकों की सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि वो ज़मीनें दोबारा काश्तकारी के काबिल ही नहीं रही। क्या आप बता सकते हैं कि सैलाब के पानी के उतर जाने के बाद इन ज़मीनों को काश्तकारी के लिए दोबारा रिकवर किया जा सकता है? जी हाँ, ये बहुत एक अहम जो है वो पहलू है जिसके ऊपर हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए और दीगर इदारों की भी होनी चाहिए। हमें अपने अगले आने वाले वक्त के लिए कि हम किस तरह से उसको जो है उससे निपट सकेंगे कि आपकी बात दुरुस्त है कि जहां पे पानी खड़ा है और पानी भी 4-4 फीट 5-5 फीट खड़ा है तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जहां पर जो पानी जो है निकाला जा सकता है हम उसको फिल फौर जो है वो निकालें। हमें जो है वो उसके लिए पंप्स की जरूरत होगी और उसको आप ये देखें, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान में मेरे घर के करीब एक आवासिया लिंक कैनाल है, वो टूट गई आज से 2 माह पहले। और हालत ये हुई अपने हमारे इदारों की कि 3 दिन तक कोई हमारे एक्सक्यूएटर, कोई डंपर, कोई उसको शगाफ को, वो 150 फुट का चौड़ा शगाफ था, उसको नहीं पूर कर सके और 400 एकड़ के ऊपर फसलें तबाह हो गई और लोग जो है वो बेघर हुए। तो कुछ हुकूमत ने नहीं किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमें हुकूमत से उस तरह से कोई जो है वो तवक्को नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक है, हुकूमत जो कर सकती है वो करे। अभी जब तक वो पानी नहीं निकलेगा, जमीन काबिल काश नहीं होगी, फिर जो रेत है, जमीन अनइवन हो गई, उसको लेवल करने के लिए अच्छे भले पैसों की जरूरत है। उसको, तो ये सारे नुकसान बुखारी साहब, इस सारा नुकसान का अगर मैं तखमीना कहूं कि किसानों की सालाना आमदनी को किस तनासुब से मुतासिर किया है इस सारे नुकसान ने? आप देखें कि जब हम ये कहते हैं कि 60% जो है वो आपकी जो चावल की फसल है वो तबाह हो गई, तो उसका मतलब ये है कि 1 एकड़ के ऊपर 70,000 रुपए कम से कम, आपको खर्च बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट हुई उस किसान की, वो तो मारा गया, तबाह हो गया। उसके अंदर तो अब इतना दमखम नहीं है फाइनेंशियली कि भाई वो उसको जो है दोबारा वो खड़ा हो सके। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया, उसके ट्यूबवेल ड्रैबुर्ज हो गए, उसकी जो पोल्स थे बिजली के वो खत्म हो गए, उसके ट्रांसफार्मर जो लगे थे ट्यूबवेल्स के वो खत्म हो गए, उसकी जो भैंसों का जो छपरा बना हुआ था या जहां पे वो अपने माल मवेशी बांधता था वो कमरे गिर गए। तो ये तो इतना बड़ा डिजास्टर है कि जब देखें हुकूमत की नाअहली देखिए कि 1956 के उस कानून के मुताबिक जो है कि जो इलाके इस तरह से मुसीबत ज़दा जो है वो उनको करार दे, उनको क्यों नहीं अभी तक इन्होंने जो है वो करार दिया? जब तक वो उसको आफत ज़दा करार नहीं देंगे उस वक्त तक डिप्टी कमिश्नर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसका सर्वे करेगा। ये सनतकारों के हजारों और अरबों रुपए जो है ये माफ करते हैं स्टेट बैंक से। मैं कहूंगा कि वो बताएं हमें कि किस तरह से जो है वो अरबों रुपए सनतकारों के माफ कर दिए जाते हैं और जो बड़े लोग होते हैं उनके माफ कर दिए जाते हैं। तो हमारे जो किसान हैं उनके बिजली के बिल जो है वो टोटली तौर पे माफ कर देने चाहिए, उनको अब खाद बीज देनी चाहिए। शिजिया, जुल्म ये है कि डीएपी की खाद की बोरी 2,000 रुपए बढ़ा दी है, कोई किसी को मुल्क का ख्याल नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत को कम अज कम इस टाइम पे तो किसान की बिल्कुल सुननी चाहिए और उनके लिए जितना कुछ वो कर सकते हैं आसानी पैदा करने की जरूर करें। बहुत शुक्रिया। जबकि अभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा है कि ज़राई इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए, ये वो वक्त है। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान खित्ते में ताउन और बेहतरीन सफारतकारी की राह पर गामजन हो चुका है।
हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात के शोबे 50 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहिदा तय पाया गया और जिनके तहत एंटी मनी, तांबा, सोना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बरामद और रिफाइनरियों के क़याम से मुल्की मईशत को नई बुनियाद मिलेगी। यही नहीं बल्कि चीन, रूस, ईरान और आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान एक नए मुआशी रूट और तजारती मुआहिदात की राह हमवार कर रहा है ताकि खित्ते में ताउन और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन वहीं भारत की हिकमत अमली इसके बरक्स है। एक तरफ वो असले के ज़खायर बढ़ा रहा है और ख़ुद को दुनिया का बड़ा हथियार साज साबित करने की दौड़ में शामिल कर रहा है। इस वक्त भारत की दिफाई बरामदात 2024 से 2025 में रिकॉर्ड 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 12% ज़्यादा और एक दिहाई पहले से 34 गुना ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ खित्ते के छोटे ममालिक में प्रॉक्सी वॉर के जरिए हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने का खेल भारत मुसलसल खेल रहा है। नेपाल में हालिया सियासी बहरान, जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना पड़ा, इसी प्रॉक्सी पॉलिसी की कड़ी है। इसी तरह माजी में बांग्लादेश में हसीना वाजिद के जरिए भारतीय असर रसूख को बढ़ाने की मिसालें भी सबके सामने हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना सियासी बदउनवानी के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में होने वाले एहतजाज में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत पर नेपाली वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। मुल्क में जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान अब तक कम अज़ कम 21 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। इस जिनसी एहतजाज को जहां भारत की सपोर्ट हासिल थी, वही सवाल पैदा होता है कि अगर खित्ते में ऐसी तहरीकों को भारतीय हुकूमत सपोर्ट फराहम करेगी तो भारत के अंदर मौजूद दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, दूसरे ममालिक को उनकी सपोर्ट करने का जवाब भी मिलेगा। खित्ते के ममालिक मुआशी ताउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि भारत की पॉलिसी बदस्तूर तसादुम, असला फरोशी और प्रॉक्सी वॉर पर मबनी है, जो आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा है। क्या दुनिया के अहम ममालिक और करता धरता भारत की इस जंगी जुनूनियत पर मबनी पॉलिसी पर कोई कार्रवाई करेंगे, कोई रिएक्शन देंगे? या भारत खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की इस पॉलिसी के साथ चीन के करीब हो सकता है? पाकिस्तान का बढ़ता हुआ माशी और सफारती असर रसूख क्या पाकिस्तान को एक नई सिमत की जानिब ले जा रहा है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अरबी। अहमद, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अहमद, अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि इसराइली फौज ने कतर के दारुल हुकूमत पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में हमास के रहनुमा खलील है और ज़हीर जबरीन शहीद हो गए हैं। हमास ज़राए का कहना है कि इजलास में हमास रहनुमा गजा जंग बंदी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, किधर जाएंगे अब ये मुज़ाकरात? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसराइल जो है, जिस तरह आपको याद होगा अभी बिल क्लिंटन की जो स्टेटमेंट थी कि इसराइली जो है पूरी गवर्नमेंट ऑपरेटर्स वो नेतन्याहू की एक चंद सालों की और हुकूमत को इंश्योर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सो अभी भी आप यही देख रहे हैं कि नेतन्याहू बिल्कुल अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किसी मुल्क की मिडल ईस्ट के अंदर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वो का ख्याल नहीं रख रहा। दोहा के दारुल हुकूमत के ऊपर हमला करना एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हो सकती है पूरे रीजन के लिए, और स्पेशली कि जो पीस एफर्ट्स दुनिया में कहीं पे भी हो रही हैं गाजा के अंदर सीज फायर के लिए, उसको नेतन्याहू टारगेट कर रहा है। और इसके अलावा अभी जो फ्लोटेला जो पूरी दुनिया के जो ममालिक इकट्ठे हुए हैं इस जेनोसाइड के खिलाफ के जो गाजा के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया के जो ममालिक इकट्ठे होके इस वक्त उसकी सीज को ब्रेक करने के लिए कश्तियों के थ्रू वहां पे जा रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में एंटी इसराइल जो सेंटिमेंट है वो इस वक्त अपने पीक के ऊपर है। तो जाहिर है नेतन्याहू को इससे भी एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी, तो आपने देखा इसी वजह से उसने कतर के दारुल हुकूमत के ऊपर भी हमला किया ताकि किसी तरीके से वो परसेप्शन को डिफ्यूज कर सके जो दुनिया की क्रिएट हो रही है इसराइल के लिए। एमएस, व्हाट डू यू थिंक कि अब इस चीज़ के बाद, इस अटैक के बाद हाउ यूएस विल रिएक्ट, और क्या कतर की जानिब से भी कोई रिएक्शन आएगा? देखिए, आई थिंक यूएसए की जो एफर्ट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती थी कि गाजा के अंदर सीज फायर हो, मिडल ईस्ट के अंदर सीज फायर हो, और इस वजह से नहीं कि उनका क्यों ह्यूमैनिटी का जज्बा एकदम से अमेरिकन का जाग गया, उसका ज्यादा क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत कोल्ड होते हैं।
अमेरिका का भी इंटरेस्ट इस बात में, जो अमेरिकन करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस और अपने रिसोर्सेज को पुल आउट कर ले मिडिल ईस्ट से या और दुनिया में जहां पे फैले हुए, और उनको अमेरिका के अंदर इस्तेमाल करे। तो ये उस एफर्ट के नतीजे में, उस सोच के नतीजे में ये पीस जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसको अमेरिका फैसिलिटेट कर रहा था। लेकिन अमेरिका के अंदर एक बड़ी ताकतवर लॉबी, जिसको आप अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह लें, आप उसको नियो कंजर्वेटिव्स कह लें, वो सारे चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग मजीद फैले। तो अभी ये देखना पड़ेगा, रिएक्शन तो जाहिरी बात है कि अमेरिका की तरफ से भी आएगा, कतर की तरफ से भी आएगा, लेकिन उसके बाद इस टग ऑफ वॉर में प्रो वॉर लोग जीतते हैं या एंटी वॉर लॉबीज जीतती हैं, ये वक्त ही बताएगा। अहमद, अभी कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि बांग्लादेश में आम आवाम खुसूसन स्टूडेंट्स ने एहतजाज के जरिए हसीना वाजिद की हुकूमत को घर भेजा था। अब नेपाल में भी नौजवानों ने, जेनजीज ने इंटरनेट बंदिश और करप्शन के इल्जामात पर वहां के वजीर आजम को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया है। आप इन दोनों वाकयात में कोई सिमिलैरिटी देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश और नेपाल में किसी किस्म की कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। जो बांग्लादेश के प्रोटेस्ट से उसमें और नेपाल के अंदर जो हो रहा है वो दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट। बांग्लादेश के अंदर 71 के बाद से मुजीबुर रहमान, फिर उसके बाद हसीना वाजिद की इनकी जो कंसिस्टेंट अवामी लीग की गवर्नमेंट रही है, और फिर जो एक्सप्लॉयटेशन थी मुक्ति बानी के नाम पे, जिस तरीके से उनके जो नस्लों को ये नवाज रहे थे और एक्सप्लॉयट कर रहे थे बांग्लादेशियों को, तो ये उसके खिलाफ एक कंसिस्टेंट जो एक कैंपेन थी। उसके बाद 50 सालों के बाद एक रेवोल्यूशन आई, और वो एक्चुअल रेवोल्यूशन थी जिसने पिछले बांग्लादेश की जो तारीख थी उसको बदल दिया। उन्होंने, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सारा नेशनल डिस्कोर्स चेंज कर दिया। अपनी आज़ादी के दिन और आज़ादी की तारीख से लेकर अपने फाउंडिंग फादर्स तक, कायदे आजम की जो एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करने तक, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। नेपाल के अंदर अगर आप देखें तो आपको इंडियन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा नजर आता है। अच्छा। पिछले एक साल से आप ये देखें कि जो अभी के नेपाल के जो कंट्री हेड थे, उन्होंने, आपको याद होगा जब अयोध्या में इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद जब ये रिसेंटली इन्होंने राम मंदिर की इनॉग्रेशन की, तो इंडिया की पूरी रियासत उसको बैक कर रही थी, और वो ये कहते थे कि ये जो भगवान राम है उसकी बर्थ प्लेस है। तो उसके ऊपर ये जो नेपाल के ओली साहब हैं, इन्होंने बयान दिया था कि ये जो हिंदू भगवान राम है वो ये अयोध्या वाले राम मंदिर वाली जगह पे नहीं पैदा हुए बल्कि नेपाल में पैदा हुए थे, जिस पे पूरा इंडिया जो है वो चीख उठा था कि ये बात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मार्च के अंदर जो गणेश शाह, जो पुराने किंग थे नेपाल के, उसने प्रोटेस्ट की इसी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये मार्च के अंदर इसी साल हुए 2025 में, जिसको इंडिया की पूरी रियासत ने बैक किया। इवन रॉ ने सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट तक उस प्रोटेस्ट को दी। ग्राउंड के ऊपर तो सपोर्ट दे ही रहे थे, उसमें बाकायदा तौर पे लोग मरे। फिर उसके बाद रिसेंटली आप ये देखें कि ये जो नेपाल की गवर्नमेंट ने चाइना में जो एससीओ हुई है उसके ऊपर भी, जो इंडिया चाइना के साथ ट्रेड की बातें कर रहा था, जिस रूट की बातें कर रहा था, उस रूट के ऊपर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप इस रूट से ट्रेड नहीं कर सकते, ये तो नेपाल का हिस्सा है। फिर इंडिया ने जो नेपाल के ऊपर इन्होंने जो अपनी पार्लियामेंट के अंदर नक्शा आवेजा किया था कि जिसमें नेपाल के कुछ हिस्सों को इन्होंने कह दिया था कि वो इंडिया का हिस्सा, उसके ऊपर बाकायदा नेपाल की गवर्नमेंट ने, नेपाल के फॉरेन ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया। सो इंडिया और नेपाल के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट, जो इस गवर्नमेंट के और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुका था, दरार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके नतीजे में अभी भी जो ये सारा कुछ चल रहा है। अभी आप देखें राहुल शिवशंकर, जो उनका फेमस जर्नलिस्ट है, जिसके बहुत ज्यादा क्लोज है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, वो क्या ट्वीट कर रहा है अभी थोड़ी देर पहले कि जो कंट्री हेड है नेपाल के, उनको इंडिया को सेफ पैसेज नहीं देना चाहिए, वो इंडिया का दोस्त नहीं है, उसको हमें सजा देनी चाहिए। सो ये डिस्कोर्स इस वक्त इंडिया के अंदर चल रहा है। इंडियंस तो ये कह रहे हैं कि भाई, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि नेपाल के अंदर जो भी फसाद और सब कुछ हो रहा है वो हमने करवाया। प्रॉक्सी वॉर्स है। अच्छा, अगर भारत नेपाल और दीगर ममालिक में तहरीकों को सपोर्ट करता है तो क्या आलमी सतह पर दूसरे ममालिक को भारतीय लहदगी पसंद तरीकों की हमायत का जवाब नहीं मिलता? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आप जो आग लगाते हैं खित्ते के अंदर, दुनिया के अंदर, वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपके घर में ही आती है। इस वक्त पूरे खित्ते में आप देखें, बांग्लादेश के अंदर इन्होंने मुक्ति बानी और फिर हसीना वाजिद के थ्रू कंट्रोल किया। म्यांमार के अंदर अभी इन्होंने पिछले इसी साल जुलाई के अंदर इन्होंने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान से मार खाने के बाद नेपाल के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक्स की और इन्होंने कहा कि हमने वहां पे लोगों को मारा है। भूटान का चाइना के साथ जो क्लैश है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से है कि चाइना भूटान को कहता है कि आप हिमाचल प्रदेश पे चाइना के क्लेम को
एक्सेप्ट करें, इंडियंस जो हैं वो करने नहीं दे रहे। नेपाल के साथ जो ये इस वक्त कर रहा है और जो पहले करता है, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए की दहशतगर्दी, पूरे खित्ते के अंदर भारत दहशतगर्द तंजीमें बना रहा है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और मिलिट्री इंटरफेरेंस कर रहा है दहशतगर्दी के थ्रू, कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू। लेकिन इस पूरे खित्ते की आप कंबाइंड जो इंसर्जेंसीज और बगावतें और जो भारत दहशतगर्दी की तंजीमें भारत ने बनाई हैं, उन सारों से कई गुना ज्यादा भारत के अंदर ऑर्गेनिक इंडिपेंडेंट फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं। तो इसका नतीजा यही है कि आप जो बीज बोते हैं अपने इर्द गिर्द, वो इवेंचुअली आपके घर के अंदर ही आता है। और भारत की जो इंटरनल टर्मोइल है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी का ही रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल सही। और एक तरफ तो चलो भारत का मकरू प्रोपेगेंडा करने वाला चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है, वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात में $50 करोड़ की सरमायाकारी को आप कितनी बड़ी सफारती जीत समझते हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत पावरफुल डेवलपमेंट है। आप सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तान एक तरफ एससीओ के अंदर जो ईस्टर्न ब्लॉक है या जो चाइना और रशिया ड्रिवन अलायंसेस है, पाकिस्तान उससे भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, मैक्सिमम एडवांटेज ले रहा है। पाकिस्तान अच्छे बैलेंस्ड ताल्लुकात उनके साथ बना रहा है। और दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, उसके साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्रैक्टिकली पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में एज अ ब्रिज पाकिस्तान काम कर रहा है। अमेरिका के साथ एक तरफ अमेरिका के टैरिफ्स हैं जो इंडिया के ऊपर लग रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ट्रेड डील्स हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि इस रीजन के लिए भी, लार्जर जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके लिए भी, कि पाकिस्तान इमर्ज करे एज अ वॉइस ऑफ रैशनैलिटी, पीस एंड स्टेबलाइजर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।